हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीके में। मैं दिग्विजय सर आज सभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो जैक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, टर्म 2 एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ज्योग्राफी विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतला दिया था कि कौन कौन से टॉपिक से या सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक से या पार्ट से या चैप्टर से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो उसको फिर से आप देख लीजिए, कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। महासागरीय जल संचलन, पृथ्वी पर जीवन, भारत स्थिति, संरचना और भूआकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी, इन सभी प्रश्नों से आपको टर्म 2 एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। टर्म 2 एग्जाम में आपको पता है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको लिखना है वहाँ। तो स्वाभाविक है कि आपको याद करके जाना होगा, समझ के जाना होगा, तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो हाथ चलेगा ही नहीं। दूसरी बात ये कि देखिए बच्चों, जो वीडियो है जिसमें आपको समझाया जा रहा है उसको पूरे अंत तक जब तक आप सही ढंग से नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं सकेंगे टॉपिक को, और परीक्षा में एग्जाम आप सही से नहीं दे पाएंगे। तो सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को सही ढंग से समझा जाए, और उसके लिए समय देना जरूरी है, टिकना जरूरी है। आप टिकने का प्रयास कीजिए, इसको पूरा अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहला जो प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं लाया हूँ। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें सेट 1 मैं लाया हूँ, और भी बहुत सारा सेट करना है आपके लिए। देखिए, सेट 1 में कौन कौन से प्रश्न को लेकर मैं आया हूँ टर्म 2 एग्जाम के लिए। देखिए, इसमें कहा गया है, पहला प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, क्या लिखिएगा आप, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में और अधिक क्षेत्रफल पर या अधिक क्षेत्र में जल होने के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में और अधिक क्षेत्रफल पर जो जल है उसके कारण से होता क्या है कि जब आप ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, तो अंतरिक्ष से या किसी अन्य ग्रहों से आपको जो पृथ्वी है वह नीला दिखाई पड़ता है। इसी नीला दिखाई पड़ने के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है या नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन कैसे लिखेंगे इसको आपने समझ लिया है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, उच्चता दर्शक वक्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिप्सोग्राफिक कर्व। देखिए, थोड़ा सा पिक्चर मैं कोशिश कर रहा हूँ, साफ नहीं आ पा रहा है, धुंधला आ रहा है, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और तब उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पिक्चर को साफ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो साफ हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी चूँकि आपके लिए मटेरियल जल्दी से पहुंचना ज़रूरी है, एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए मैं इसको बाद में देखूंगा कि पिक्चर कैसे ठीक हो सकता है। पहले आप देखें कि क्या टॉपिक है, उसको समझना कैसे है। देखिए, क्वेश्चन 2 है, उच्चता दर्शक वक्र हिप्सोग्राफिक कर्व किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको लिखेंगे कैसे, संपूर्ण भूतल के धरातल या संपूर्ण धरातल के सामान्य स्वरूप की रूपरेखा को दर्शाने वाला औसत वक्र, वक्र मतलब क्या होता है, इस तरह का जो ग्राफ होता है ऐसे, औसत वक्र को उच्चता दर्शक वक्र जो है सो कहते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण भूतल या धरातल के सामान्य स्वरूप की रूपरेखा को दर्शाने वाला औसत वक्र को उच्चता दर्शक वक्र कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा साफ हुआ है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का उत्तर देखा आपने। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि समुद्री जल की लवणता क्या है ना, समुद्री जल की लवणता क्या है। तो देखिए, क्या लिखेंगे, समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को समुद्री जल की लवणता कहते हैं। समुद्र के जल में नमक की मात्रा जो है घुली हुई होती है, और उसी को, घुले मात्रा को ही समुद्र जल की लवणता कहते हैं। इसकी गणना कैसे की जाती है, इसको भी अगर एक लाइन में आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। इसकी गणना जो है प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में, 1000 ग्राम समुद्री जल में कितना नमक घुला हुआ है उसी के द्वारा इसकी गणना की जाती है। तो मतलब इसकी गणना प्रति 1000 समुद्री जल में, 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा समुद्री जल की लवणता की गणना की जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखा। चौथा, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। गर्त होता क्या है भाई, तो इसको मैं इसी वीडियो में अगले प्रश्न में इसका उत्तर मैंने समझाया है, गर्त किसको कहते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो मेरियाना खाई में चैलेंजर गर्त जो है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, मेरियाना खाई में चैलेंजर गर्त है, यही विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अब कहेंगे कि मेरियाना खाई चैलेंजर गर्त ये कहाँ है भाई, तो ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है,
जीके का भी क्वेश्चन हो गया, प्रशांत महासागर में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है पोर्टोरिको खाई किस महासागर में स्थित है। देखिए पोर्टोरिको, 5वां प्रश्न, पोर्टोरिको खाई किस महासागर में स्थित है, तो पोर्टोरिको खाई अटलांटिक महासागर में स्थित है। छठा है सागर जल की औसत लवणता कितनी होती है, तो देखिए प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में औसत जो लवणता होती है 35 ग्राम लवण माने नमक घुली हुई पाई जाती है, ये औसत लवणता है। तो सागर जल की औसत लवणता प्रतिशत में दर्शाया जाता है और वो कितना है 35%, मतलब 1000 ग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम लवण या नमक पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विश्व में सबसे अधिक तथा सबसे अधिक खारा सागर कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक खारा सागर जो है वो मृत सागर है, जिसकी लवणता 238 प्रति हजार होती है, मृत सागर। अब आपका प्रश्न एक ये भी उठ रहा होगा मन में कि जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको यह प्रश्न उठना लाजमी है, स्वाभाविक है कि सर मृत सागर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन तुर्की में एक झील है जिसका नाम वान झील है, उसकी लवणता तो 330% है। तो सबसे अधिक खारा सागर किसको माना जाएगा, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है बच्चों कि मृत सागर जो है वो सागर है, जबकि वान झील जो है वो झील है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सागर, सबसे अधिक खारा सागर कौन सा है, न कि झील पूछा जा रहा है, इसीलिए हम मृत सागर उत्तर देंगे। तो 7वां क्वेश्चन का उत्तर आपने देख लिया, मृत सागर। 8वां है टोंगा खाई किस महासागर में है। टोंगा खाई किस महासागर में है भाई, तो वो प्रशांत महासागर में है। टोंगा खाई प्रशांत महासागर, टोंगा खाई कहाँ, प्रशांत महासागर में, याद रखना है बात। 9वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है सारगैसो सागर क्या है। सारगैसो सागर क्या है भाई, कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर कहाँ है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित शांत जल क्षेत्र है ना, अटलांटिक महासागर में स्थित शांत जल क्षेत्र है जो वनस्पति एवं जीव जंतुओं से रहित है। मतलब कि अटलांटिक महासागर में भी कहाँ पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक शांत क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर कोई वनस्पति या किसी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है, जिसको हम सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। तो सारगैसो सागर पूछ सकता है, आप अच्छी तरह से उसका उत्तर जान लिए हैं और आप लिख सकते हैं कि सारगैसो सागर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन 10 कह रहा है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। देखिए ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण से समुद्र जल के नियमित रूप से ऊपर उठने और जल के नीचे जाने, माने समुद्री जल तल के नियमित रूप से ऊपर उठने और जल के नीचे जाने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। तो आपने देखा ज्वार भाटा में समुद्री जल का ऊपर उठना होता है और नीचे गिरना होता है। ये ऊपर उठना और नीचे गिरने की जो क्रिया है वो ज्वार भाटा कहलाती है। और कारण क्या है इसका, तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, वो पृथ्वी के जल को खींचती है। और दूसरा जो है एक और जो छोटा मोटा कारण जो है अपकेंद्रीय बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करती है। अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से जो उत्पन्न होता है अपकेंद्रीय बल, उसका भी प्रभाव पड़ता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में। तो इस तरह से ज्वार भाटा किसे कहते हैं आप लिख सकते हैं। यह सब क्वेश्चन जो है अति लघुत्तरीय है। अब देखिए कुछ 2 प्रश्न मैं दीर्घोत्तरीय भी करूँगा, लघुत्तरीय करूँगा, इसका उत्तर भी आप लोग देख लें। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला सेट का उत्तर देखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन संख्या 11 क्या है, महासागरीय गर्त किसे कहते हैं। अभी सबसे ऊपर में लघुत्तरीय प्रश्न में, अति लघुत्तरीय प्रश्न में आया था कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो उसमें हमने देखा था कि प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच में जो एक गर्त है चैलेंजर गर्त, वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अब यहाँ पर गर्त किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का भी उत्तर देख लेते हैं। परीक्षा में पूछ सकता है कि महासागरीय गर्त किसको कहते हैं। देखिए क्या उत्तर लिखना है। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग है,
सबसे महासागर के तली का भी सबसे गहरा भाग जो है वो महासागरीय गर्त होता है, जो अपने चारों ओर की महासागरीय तली की तुलना में, महासागरीय तली जो है उसकी तुलना में 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। महासागरीय तली जो है उसमें भी 3 से 5 किलोमीटर और गहरा वाला भाग जो है वही महासागरीय गर्त होता है। और गर्त की तली में सामान्यतः सीमा की परत दिखाई देती है। देखिए यहाँ सीमा किसको कहते हैं, आपने पढ़ा है ना, सीमा, SIMA, सीमा। ये कई एक इस सीमा का क्या मतलब हुआ? सीमा का मतलब हुआ सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन, सीमा, SI, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, MA। तो इस तरह से सिलिका और मैंगनीज की जो सीमा है उसको हम लोग बोलते हैं सीमा। तो ये मेंटल है, सबसे ऊपरी भाग जिसको क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो बनावट है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं, उसी को सीमा कहते हैं। ये जो सीमा की परत है वो दिखाई पड़ने लगती है गर्त की तली से। गर्त की तली के बाद सीमा की परत दिखाई देती है और अधिकांश गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। विश्व में जितना भी गर्त है उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं और यहीं पर चैलेंजर गर्त स्थित है, जिसकी गहराई कितनी है तो 11,776 मीटर गहरा है। यह विश्व का सबसे गहरा भाग है। तो चैलेंजर गर्त याद रखिएगा, चैलेंजर गर्त जो है वो विश्व का सबसे गहरा भाग है। और इस सेट का लास्ट सवाल आप देख लेंगे, महाद्वीपीय मगन तट क्या है। देखिए महाद्वीपीय मगन तट क्या है, तो इसे महाद्वीपीय चबूतरा भी कहते हैं, महाद्वीपीय चबूतरा भी कहते हैं। महाद्वीपों के चारों ओर सागरीय तट का वह भाग जो जलमग्न है, महाद्वीपीय चबूतरा जो है, या जिसको महाद्वीपीय मगन तट भी कहते हैं या महाद्वीपीय चबूतरा कहते हैं, वो महाद्वीपों के चारों ओर जो सागरीय तट है उसका वह भाग है जो जलमग्न है। जलमग्न मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ है, तथा 100 फैदम अर्थात 180 मीटर तक गहरा है, तथा जिसका समुद्र की ओर जो ढाल है वह 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक देखने को मिलता है। ढाल कितना, 1 डिग्री से 3 डिग्री तक, याद रखिएगा। गहराई कितनी, तो 100 फैदम अर्थात 180 मीटर तक गहरा। और महाद्वीपों के चारों ओर सागरीय तट का भाग जो है वह महाद्वीपीय मगन तट या महाद्वीपीय चबूतरा कहलाता है। यह महाद्वीप का ही भाग होता है जिसकी औसत चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर तक होती है। तो महाद्वीपीय मगन तट की औसत चौड़ाई भी आपने देख लिया, 80 किलोमीटर। फिर समुद्र तल के ऊपर उठने से, देखिए निर्माण कैसे होता है वो बतला रहा हूँ, रचना कैसी होती है। तो समुद्र तल के ऊपर उठने से या स्थल भाग के नीचे धंसने से या निक्षेपण के कारण से इसकी रचना होती है या इसका निर्माण होता है। किसका, महाद्वीपीय मगन तट का। और ये जो महाद्वीपीय मगन तट है ना, वह मानव के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है भाई? क्योंकि यहाँ मछली, खनिज संपदा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, बजरी, बालू, इन सभी चीज़ों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और इसी कारण से ये सभी चीज़ हम जानते हैं कि मानव के लिए बहुत उपयोगी है, और इसीलिए महाद्वीपीय मगन तट का बहुत महत्व है। तो ये हो गया आपका महाद्वीपीय मगन तट क्या है उसका उत्तर। तो आज के सेट में बच्चों आपने देखा कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में आ सकते हैं, उसका उत्तर हमने देखा। अभी और भी बहुत सारे सेट आपके लिए लाने हैं हमें। ज्योग्राफी के लिए भी तो हुआ, ज्योग्राफी के लिए और सेट, प्लस हिस्ट्री के लिए, प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, समय निकाल रहा हूँ आपके लिए। आप अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें, सुने, समझें और लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना लिखे हुए और बिना प्रैक्टिस किए हुए आप परीक्षा में उत्तर सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए मेरी बातों को ध्यान से समझें और उसको अमल में लाने की कोशिश करें, तभी सफलता मिलेगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।